गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करते हैं बेटा कैपेसिटर का। ये नया सीरीज होगा बिल्कुल, जिसमें हम लोग डील करेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल, और उसके बाद आपको मिक्स ग्रुपिंग भी बताएंगे। सीरीज पैरेलल से रिलेटेड हर कैपेसिटेंस में कितना चार्ज होगा, कितना वोल्टेज होगा, मीन्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करके ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेज होता है, एक्सपेक्टेड होता है, वन क्वेश्चन इन नीट और मे बी पॉसिबल आईआईटी में भी क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं कैपेसिटर से आ ही जाता है। तो इस सीरीज को 6, 7, 8 लेक्चर में ख़त्म करेंगे और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे सॉल्व होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले समझिए कि कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या होता है। एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर की एबिलिटी क्या करने की, स्टोर करने के लिए, क्या सर, चार्ज और एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। तो यहां पे कैपेसिटेंस में क्या होगा, स्टोर करेगा चार्ज को और उसके कारण उसका वोल्टेज में राइज होगा। तो अब देखते जाइए, धीरे धीरे करके डील करेंगे। इसी को बोलते हैं बेटा कैपेसिटेंस। लास्ट बार, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी इज नोन एज ए कैपेसिटेंस, और चार्ज स्टोरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए कैपेसिटेंस। ये कोई एक कंडक्टर है बेटा, ये कोई एक कंडक्टर है। कंडक्टर पे आप चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, राइज होगा। इसका पोटेंशियल राइज होगा, मीन्स जैसे जैसे आप चार्ज देते जाइएगा इसका पोटेंशियल राइज होते जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैपेसिटेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइंड किया जाता है सर, देखिए आप इस पे कितना चार्ज दे रहे हैं और इस चार्ज को देने से इसका पोटेंशियल कितना राइज हो रहा, इसी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय राइज इन पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है। किसी कंडक्टर पे बेटा आप चार्ज देते जाओ, चार्ज देते जाओ, चार्ज देते जाओ, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, राइज करते जाएगा। तो हाउ टू डिफाइन कैपेसिटेंस, सर कितना आपने चार्ज दिया और कितना राइज इन पोटेंशियल हो गया। ध्यान रखना बेटा, राइज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, कितना राइज हो गया। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर का कैपेसिटी कैसे डिफाइंड किया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द चार्ज गिवन ऑफ द कंडक्टर टू राइज इन पोटेंशियल। मीन्स कैपेसिटी ऑफ किसी भी कंडक्टर का कैसे डिफाइन करेंगे सर, कितना चार्ज गिवन देंगे और कितना राइज इन पोटेंशियल बोलेंगे। अब तक पूरे ड्यूरेशन में आपको एक ही बात आ रहा, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। C इज इक्वल टू क्या बोले बेटा, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वी, या Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी, और Q इज इक्वल टू सी भी। यही तीन चीज आप बार बार फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं कि सर एक ही बात को आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं। कैपेसिटेंस में क्या करना है, चार्ज देना है, और चार्ज देने से आपको देख लेना है कि पोटेंशियल में कितना राइज हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया। और कैपेसिटर और एक कंडेंसर, कंडेंसर एक नया वर्ड आपको दिखाएगा। मार्केट में आप जाओगे बेटा तो कैपेसिटर के नाम से नहीं जाना जाता है, मार्केट में इसको कंडेंसर के नाम से जाना जाता है, जो कि आप फ्रीक्वेंटली अपने फैन में देखते होंगे। और कभी भी फैन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो तुरंत लोग बोलते हैं कि कंडेंसर को हटा दीजिए। तो जनरली इसका प्रैक्टिकल नाम क्या है, कंडेंसर। कंडेंसर, अ कैपेसिटर और ए कंडेंसर इज एन अरेंजमेंट विच प्रोवाइड्स अ लार्जर कैपेसिटी इन स्मॉलर स्पेस। समझ में आ गया कि क्या है कैपेसिटर और कंडेंसर, क्या है कि ये एक अरेंजमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है लार्जर कैपेसिटी इन स्मॉलर स्पेस में। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब C को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, आपको भी पता है Q बराबर क्या होता है, C इंटू डेल्टा वी। अगर राइज इन पोटेंशियल अगर यूनिटी हो जाए, अगर राइज इन पोटेंशियल यूनिटी हो जाए तो आपका जो चार्ज गिवन होगा वही कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। मींस इफ राइज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू यूनिटी, सो चार्ज गिवन इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। इस तरह से डिफाइंड किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात, यहां तक तो खत्म हो गया। अब तक आप क्या देख रहे हैं बेटा, C बराबर Q इंटू डेल्टा वी। तो बताइए कैपेसिटेंस किस किस बातों पे डिपेंड किया सर, सामने दिख रहा एक चार्ज गिवन और एक राइज इन पोटेंशियल पे। मींस कैपेसिटेंट क्या डिपेंड कर रहा,
चार्ज गिवन एंड राइज इन पोटेंशियल पे, इसका आंसर है बेटा कि डज नॉट डिपेंड। सी डज नॉट डिपेंड, सी डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड डेल्टा V। ये ना Q पे डिपेंड करता है ना डेल्टा V पे डिपेंड करता है। सर साफ साफ तो दिख रहा है C बराबर Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बताओ तो क्या यहाँ पाई एरिया पे डिपेंड कर रहा और रेडियस पे डिपेंड कर रहा? अरे सर पाई तो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है 3.14 या 22/7। लेकिन ये सामने तो एरिया भी है रेडियस भी है। मीन्स आप समझ रहे होंगे कि रेडियस के अकॉर्डिंगली एरिया भी चेंज होते जाता है। मीन्स उसका रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। उसी तरीके से F इज इक्वल टू ma, तो मेरा मास बराबर कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई A। अगर एक्सेलरेशन को हम जस्ट डबल कर दिए या फोर्स को हम, या मान लेते हैं फोर्स और हम लगा दिए, फोर्स को हम लोग डबल कर दिए, तो क्या मेरा मास डबल हो जाएगा? नहीं सर, डबल नहीं होता है, मास तो वही रहेगा। तो फोर्स जैसे आपने चेंज किया उसी हिसाब से एक्सेलरेशन भी 2a हो जाएगा। तो देखो तो अभी भी रेशियो कट जाएगा कि नहीं। आई थिंक सर समझ में आ गया कि सामने होना इसका मतलब ये नहीं कि उसी पे डिपेंड कर रहा। C डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड द राइज इन पोटेंशियल। आई थिंक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया सर। सी डिपेंड नहीं करता है सर चार्ज पे भी और पोटेंशियल पे। तो सर ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है बेटा साइज पे, ये डिपेंड करता है साइज पे, ये डिपेंड करता है शेप पे, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये डिपेंड कर रहा मीडियम पे, और चौथा ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग में क्या प्रेजेंस ऑफ चार्ज है, उस पे भी डिपेंड करता है। आई थिंक मेजर यही 3 पे डिपेंड करता है, साइज शेप एंड मीडियम, ये सब पे डिपेंड करता है। और आगे जस्ट आपको प्रूफ भी कराएंगे जब ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो तो सी किस पे डिपेंड कर रहा, आर पे। सी किस पे डिपेंड कर रहा, मीडियम पे। मिस सी डिपेंड कर गया साइज पे, शेप पे, और आपका मीडियम पे डिपेंड कर गया। तो डिफिनेशन क्या होता है बेटा कैपेसिटेंस का, सी को कैसे डिफाइंड करते हैं, इसकी डिपेंडेंसी क्या है, अच्छा इसके यूजेज क्या है, इसके यूज क्या है। इसके यूज सबसे पहला तो सेमीकंडक्टर में यूज होता है बेटा, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है सेमीकंडक्टर में। नेक्स्ट आपको जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे रेक्टिफायर, जो AC का DC में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ पे यूज होता है। उसके बाद कैमरा के फ्लैश में, कीबोर्ड में, फैन में, डिफिब्रिलेटर में, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स है। तो यहाँ पे जाकर के ये सब जगह मतलब काफ़ी जगह यूज है आपका कैपेसिटर का बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जस्ट एक यूजेज बता दिए कि अगर बोर्ड वगैरह में पूछ देगा कि व्हाट इज अ कैपेसिटेंस एंड इट्स यूजेज, तो सर सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर, कैमरा फ्लैश, कीबोर्ड, उसके बाद फैन, यहाँ पे यूज हो जाता है बेटा ये सब का कैपेसिटर का। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखिए बेटा टॉपिक का नाम यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। आसान सा टॉपिक है बेटा, लगे रहोगे आराम से समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात ध्यान रखोगे बेटा, जब हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में चले जाएंगे, जब हम सीरीज और पैरेलल में चले जाएंगे उस समय मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे भी डील करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में तो डील करेंगे ही, लेकिन आप अगर हमको कैपेसिटेंस से पकड़ लोगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट का सीरीज, पैरेलल और बहुत सारे टॉपिक्स है जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका यूनिट क्या है सर, इसका यूनिट C बराबर क्या बताया, Q डिवाइडेड बाई राइज इन पोटेंशियल, मतलब कूलम डिवाइडेड बाई वोल्ट। लेकिन ये चलता नहीं है बेटा, कूलम डिवाइडेड बाई वोल्ट हमेशा इसका यूनिट होता है फैराड, फैराड यही इसका यूनिट है। और हम लोग क्या F से डिनोट करेंगे, माइक्रो फैराड हो गया, ठीक है। फैराड इसका क्या हो गया बेटा, यूनिट हो गया, कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फैराड बोलते हैं। क्लियर बात हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, तो ये तो इसका SI यूनिट हो गया, क्या हो गया बेटा, फैराड, ठीक है। अब बताओ बेटा, ध्यान से समझो, आपको पहले भी बताए थे कि 1 कूलम चार्ज अपने आप में एक बड़ा यूनिट है। 1 कूलम चार्ज, चूंकि याद है ना, इसको 1 कूलम चार्ज को इसको इनिशिएट करने के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए बोले थे कि इसके सब मल्टीपल भी होते हैं। सब मल्टीपल में क्या क्या होता है बेटा, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम। उसी तरीके से फैराड एक
बिग यूनिट है बेटा, एक बड़ा यूनिट है, एक बड़ा यूनिट है, इसलिए इसके आपको सब मल्टीपल चाहिए, इसलिए आपको इसके सब मल्टीपल चाहिए। देखो ना बेटा, C बराबर Q, Q में अगर 1 कूलम चार्ज रख दे तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और डेल्टा भी तो नॉर्मली आपको 220, 100, 200, 300 मिल ही जाता है आराम से, तो डेल्टा भी के बारे में कोई कमेंट नहीं है। Q चूंकि बड़ा यूनिट है इसलिए C का भी फैराड जो होगा वो एक बड़ा यूनिट होगा, तो हमको नीड चाहिए कुछ मल्टीपल का, जस्ट लाइक मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पीको फैराड। क्या होगा बेटा 10 टू द पावर -3, ये क्या होगा बेटा 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12 फैराड। आई थिंक क्लियर हो गया कि सर फैराड एक बड़ा यूनिट है इसलिए इसका सब मल्टीपल चाहिए, इसीलिए हम लोग मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पीको फैराड में डील करेंगे। इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा सर? सर सीजीएस यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, फैराड का क्या हो जाएगा स्टेट फैराड, मीन्स एसआई में हो गया फैराड और सीजीएस में हो गया आपका स्टेट फैराड। अब हम बोलेंगे कि एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन है, तो एक फैराड बराबर कितना हो जाएगा सर 9 × 10 टू द पावर 11 स्टेट फैराड होता है, 9 × 10 टू द पावर 11 स्टेट फैराड होता है। सर ये कैसे आया होगा सोच के देख लो बेटा, कैपेसिटेंस मतलब यहाँ पे 1 कूलम हो गया और यहाँ पे 1 फैराड हो गया, 1 वोल्ट हो गया, 1 कूलम और यहाँ पे 1 वोल्ट हो गया। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है बेटा 3 × 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 वोल्ट में कितना स्टेट वोल्ट होता है बेटा, याद रखना 1 डिवाइडेड बाई 300। ऑलरेडी हम आपको डील कर चुके हैं कि एक कूलम बड़ा होता है, स्टेट कूलम छोटा होता है, लेकिन स्टेट वोल्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता है वोल्ट के कंपैरिजन में। मीन्स पता है एक स्टेट वोल्ट बराबर क्या होगा 1/300 वोल्ट, मीन्स 300 स्टेट वोल्ट बराबर क्या होता है बेटा 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये सब रिलेशन ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, आपको याद रखना चाहिए। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो तो बेटा 3 ऊपर चला जाएगा 9 और 10 टू द पावर 9 10 11 मतलब 9 × 10 टू द पावर 9, और स्टेट कूलम डिवाइडेड बाई स्टेट वोल्ट को ही हम लोग क्या बोल देंगे बेटा स्टेट फैराड। इस तरीका से डील होता है। देखो बेटा कूलम बाई वोल्ट 1 फैराड, मीन्स 1 फैराड बराबर 9 × 10 टू द पावर 11 स्टेट फैराड। 1 वोल्ट में कितना हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, 1 वोल्ट में क्या लिखे हैं बेटा, 1 वोल्ट में यहाँ पे 1/300 स्टेट वोल्ट लिखे हैं, तो एक स्टेट वोल्ट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना किस तरीके से किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे बेटा ये वाला चीज़ को ऑलरेडी हम आपको डील किए हुए थे बेटा, याद रखना कि 300 वोल्ट बराबर 1 स्टेट वोल्ट होता है। ये चीज़ को लिखना चाहिए था। आपको क्या बोल रहा है कि आपका स्टेट वोल्ट बड़ा यूनिट है और वोल्ट क्या है छोटा यूनिट है, तो 300 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा 1 स्टेट वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, बस वहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा, यहाँ पे 9 × 10 टू द पावर 11 स्टेट फैराड। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ना के बराबर एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपको ये सारी बातें जाननी चाहिए। कब किस यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए नहीं पता है, और कैपेसिटर से तो आना है एक ही क्वेश्चन। अब अगर यूनिट में अगर आप फंस गए तो सारा कैपेसिटर पढ़ना बेकार हो गया, इसलिए हम लोग ये डील कर लेते हैं फैराड, माइक्रो फैराड, ये सारा का रिलेशन। अब डायमेंशन, इसका डायमेंशन भी बड़ा फ्रीक्वेंट पूछता है बेटा, डायमेंशन। इसका डायमेंशन बताइए कैसे निकालेंगे सर? इसका डायमेंशन ऐसे निकालेंगे कि C बराबर क्या होता है Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V, तो Q को Q रखने दीजिए सर, और डेल्टा V को लिखा जा सकता है W/Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर Q² डिवाइडेड बाई W। और जब आप इसका डायमेंशन लिखिएगा Q² मतलब A² T², और ये है वर्क डन है तो क्या mL2T का पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा सर m का पावर -1, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4 और a का पावर 2
टी का पावर 2, m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4, a का पावर 2। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन। तो क्लियर हो गया बेटा, डायमेंशन ये हो गया, यूनिट वगैरह ये सब हो गया। सर क्लियर हो गया, आराम से आप लोग देख लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बच्चे लोग कि सर बैटरी और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है। मेरे घर का बैटरी भी तो यही काम करता है सर, मेरे घर का बैटरी भी तो चार्ज स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, और जब रिक्वायरमेंट मेरा घर का लाइट चला जाता है उस समय क्या होता है, मेरा बैटरी इजर फंक्शन, और जब लाइट रहता है तो वो क्या करता है बेटा, मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मेरे प्लग से वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो सर बैटरी और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है? छोटा सा डिफरेंस है बेटा, बैटरी में और कैपेसिटर में डिफरेंस है बेटा, बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस है। पहला तो बात, बैटरी जो है लार्ज चार्ज को स्टोर करता है, लार्ज चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन ये मीडियम या स्मॉल चार्ज एनर्जी को स्टोर करता है। मतलब एक डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि बैटरी में लार्ज और चार्ज या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, और ये क्या है, मीडियम लेवल या स्मॉल ही, ज़्यादातर स्मॉल ही चार्ज और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ये वाला तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, ये वाला का जो मतलब लाइफ होता है, मतलब ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, लेकिन इसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ऑब्वियसली बात है, स्मॉल चार्ज होगा तो इसको लीकेज करने में भी आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे, किस तरीके से केमिकल एनर्जी वगैरह में स्टोर होता है, वहाँ पे डील करेंगे। तो ड्यूरेशन समझ में आ गया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। और यहाँ पे लार्ज स्टोरिंग होता है, यहाँ पे स्मॉल ड्यूरेशन होता है। अब जो यहाँ पे होता है बेटा, इसका जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सर ये बातें हमको पता है, लेकिन ये जो होता है बेटा, ये मीडियम वोल्टेज पे होता है, ये मीडियम वोल्टेज पे ये सब काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है, वो जो एनर्जी स्टोर्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एट वेरी हाई वोल्टेज पे इसका स्टोरेज होता है। आई थिंक समझ में आया। यहाँ पे क्या कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपस में इंटरेक्ट करके कन्वर्जन करते रहते हैं, लेकिन किस वोल्टेज पे बेटा, मीडियम लेवल के वोल्टेज पे। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एट वेरी हाई वोल्टेज। मीन्स ये 2-3 आपको डिफरेंस बता दिए, जिससे आप कहीं भी किसी को बता सकते हो कि हाँ सर हमको बैटरी और कैपेसिटर में ड्यूरेशन पता है, कोई दिक्कत, बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है बेटा कि सर कैपेसिटर का जरूरत क्यों पड़ा। एक मेरे पास कंडक्टर था, कंडक्टर पे ही हम एनर्जी स्टोर करते रहते, हमको कैपेसिटर का जरूरत क्यों पड़ा। समझ में आ रहा, एक कंडक्टर है उसी पे चार्ज दीजिए, चार्ज ही तो स्टोर करना है ना। तो वो क्वेश्चन हम कुछ मतलब कि सेकेंड लेक्चर में डील करेंगे कि एक कंडक्टर के ऊपर ही हम क्यों नहीं एनर्जी को स्टोर कर दिए, क्यों नहीं चार्ज को स्टोर कर दिए, हमको नया डिवाइस का जरूरत क्यों पड़ा। ये डील को हम आपको डिटेल में डील करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, कि हमको एक कैप जहां पे आपको डील कराएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू होता है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। उसके बाद जो एयर के आयोनाइज पार्टिकल होते हैं वो कंडक्टिंग बिहेव करने लगते हैं। मीन्स किस तरीके से एक इंसुलेटर कंडक्टर के तरह बिहेव करने लगता है, ये आपको सेकेंड लेक्चर में डील करेंगे, जब आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे कि एक कंडक्टर के ऊपर है हम क्यों नहीं एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। चलिए अब लिखिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर। क्या लिखेगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर बड़ा सिंपल है बेटा, हालांकि हम इसको बहुत डिटेल में भी अभी डील करेंगे इसी क्लास में। पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जाएगा, यही है बेटा ये प्लस
प्लस क्यू होगा और ये माइनस क्यू होगा। यही है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरह से करना है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, यही मेथड सही है। ये वाला कई बच्चे लिख देते हैं, कई बच्चे सीबीएसई का कॉपी में हम देखे हैं, ये बिल्कुल कैपेसिटर का स्ट्रक्चर नहीं है। कैपेसिटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इनसाइड वाला। हालांकि अभी इस पे जस्ट बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में इसको डील करेंगे। सर अंदर ही क्यों होता है, ये हो जाएगा प्लस क्यू और ये हो जाएगा माइनस क्यू। ठीक है बेटा। और एक फार्मूला है बेटा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर बता सकते हो। चार्ज ऑन कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है बेटा, क्यू माइनस, और जो माइनस क्यू होगा डिवाइडेड बाई 2, यही फार्मूला होता है बेटा। मतलब ये होता है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। एकदम बिल्कुल ना के बराबर पूछता है कभी भी, लेकिन हम कोई देखे थे एग्जाम रेलवे वगैरह में एक बार पूछ दिया था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। तो देखो तो बेटा इस पे क्या हो गया, Q माइनस, और इस पे क्या हो गया सर, माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, मतलब Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2Q डिवाइडेड बाई 2, मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा बेटा, Q। कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखो तो बेटा, मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे -4 माइक्रो कूलम है। इस तरीक़े से है ये, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो माइनस हटा दो यहाँ से। अब बोल रहा कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा, क्या ये कैपेसिटर है, नहीं सर अभी कैपेसिटर हम इसको बना देंगे। कैपेसिटर पे अगर चार्ज आपसे पूछ देगा तो 8 माइनस, और ये क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर क्या होगा 6। मतलब एक कैपेसिटर इसके जगह पे बना देंगे और वो कैपेसिटर प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा +6 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा -6 माइक्रोकूलम। बिल्कुल आउटडेटेड टॉपिक हम पहले क्लियर कर दिए, लेकिन कभी किसी एग्जाम में, छोटे एग्जाम में मान लेते पूछ देगा कैपेसिटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो सर Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्लियर हो गया बेटा। छोटा सा टॉपिक था। और स्ट्रक्चर क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर होगा और ये सब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी इसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चार्ज अंदर के तरफ ही होगा बेटा, फेसिंग सरफेस के तरफ होगा, नॉट ऑन द आउटर सरफेस। ये बिल्कुल गलत मेथड है और कई बच्चे इस तरह का बना देते हैं, लेकिन चार्ज कहाँ होना चाहिए बेटा, आपका इनसाइड होना चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर और चार्ज ऑन कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, क्या लिखोगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। लिख लिए होंगे आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए बेटा कैसे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। ये एक प्लेट था बेटा जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये स्टेप 1 है। आप देखते जाओगे बेटा स्टेप 1। स्टेप में 1 में एक हम लोग क्या किया, हम क्या बेटा पॉजिटिव प्लेट लेकर के आ गए। अब स्टेप 2 में, अब ये स्टेप 2 है, अब जो हम बना रहे हैं बेटा वो है आपका स्टेप 2 में। स्टेप 2 में एक न्यूट्रल प्लेट लेकर के आ गए। न्यूट्रल प्लेट, न्यूट्रल प्लेट का मतलब क्या होता है, Q बराबर 0, न्यूट्रल प्लेट लेकर के आएंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जैसे न्यूट्रल लेकर के आएंगे ये अरेंज हो जाएगा, इधर निगेटिव 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 निगेटिव, इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों बेटा, बगल में इसका प्लेट है पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन के कारण सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये रिपल्सन के कारण सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और तो और क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो कि चूंकि यहाँ पे न्यूट्रल है और ये कंडक्टर है, तो और जितना सारा निगेटिव है सब इतना आना शुरू हो जाता है इस साइड, और ये पॉजिटिव वाला सारा का सारा शिफ्ट कर जाता है बेटा इधर। मिस पता है फाइनली क्या होगा, फाइनली सारा का सारा पॉजिटिव इधर आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि सारा का सारा न्यूट्रल का निगेटिव क्या आ जाता है बेटा, इस साइड आ जाता है, और सारा पॉजिटिव कहाँ चला गया, इस साइड आ गया। सर ऐसा क्यों, इधर वाला इधर क्यों आ गया बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर आते गया ये धीरे 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 करके शिफ्ट होकर के सब इस साइड आ गया कि नहीं, यस सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे पता है बेटा, लास्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम एक अर्थिंग। जैसे अर्थिंग लगाएंगे बेटा, इधर
सारा चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या कर लेगा बेटा, न्यूट्रलाइज कर लेगा। मीन्स फाइनल फिगर क्या हो जाएगा, फाइनल फिगर हो जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव 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 निगेटिव। दिख गया ना, यही तो बताए थे ना शुरू में कि बाहर की तरफ मत लगाना, क्योंकि ये निगेटिव के कारण सारा का सारा पॉजिटिव उठ करके इधर अंदर वाले प्लेट पर आ गया, और इधर वाला सारा का सारा पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, अर्थ ने आकर के सारा का सारा पॉजिटिव को क्या कर दिया बेटा, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यही आपका फाइनल अरेंजमेंट बनता है, यही आपका है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और भी डील किया जाता है कि यहाँ पे जो ए प्लेट पे पोटेंशियल था, मान लेते हैं सी बराबर क्या था बेटा, यहाँ पे ये प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई वी ए का पोटेंशियल था। तो ए का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होने के कारण ये अगर पॉजिटिव बढ़ते जा रहा तो यहाँ का कैपेसिटेंस घट जाएगा, यहाँ का कैपेसिटेंस घट जाएगा, लेकिन निगेटिव आने के कारण पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रहा होगा, पॉजिटिव के कारण पोटेंशियल बढ़ा तो सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा पॉजिटिव के कारण, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे नीचे बढ़ रहा तो ऊपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन प्रेजेंस ऑफ निगेटिव के कारण ये वाला क्या होगा, निगेटिव के कारण पोटेंशियल घटेगा, और पोटेंशियल घटेगा तो निगेटिव के कारण कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और आपको लग रहा होगा कि सर ये इक्वल होगा, एक्चुअली देखने में यही लगता है कि जितना पॉजिटिव का इफेक्ट होगा उतना ही निगेटिव का ही इफेक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा निगेटिव ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, निगेटिव डोमिनेट ज्यादा कर जाता है, निगेटिव डोमिनेट करता है। तो C बराबर Q डिवाइडेड बाई V, और निगेटिव वाला ज्यादा डोमिनेट करेगा, मतलब ये ज्यादा डाउन हो जाएगा, तो ये ज्यादा अप हो गया कि नहीं, मीन्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया कि नहीं, मीन्स आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया। सर ये कैसे बोल सकते हैं कि निगेटिव वाला ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है? एक्चुअली जब अर्थ के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गया बेटा, तो ये वाला धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया, इधर वाला तो ज़्यादा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन और भी आ जाते हैं ताकि सारा का सारा पॉजिटिव खींच करके इधर आ जाए और इधर क्या हो जाए, निगेटिव। ये एकदम स्लाइटली बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इससे वोल्टेज कोई कैपेसिटेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है, लेकिन बस बता रहे हैं कि थ्योरेटिकली कैसे डील करते हैं कि निगेटिव होने के वजह से इसका वोल्टेज घट जाता है, इसलिए इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। लेकिन क्या लिख दे रहे हैं बेटा, स्लाइटली बहुत कम। सर कैसे निगेटिव डोमिनेट कर गया? इसलिए जो अर्थ ने जो निगेटिव भेजा ना बेटा, इसको तो बर्बाद किया ही किया है, लेकिन कुछ निगेटिव इस साइड भी अपीयर हो जाता है इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण, इसलिए निगेटिव क्राउड जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। निगेटिव क्राउड क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा सा घट जाता है। निगेटिव है ना, तो वोल्टेज क्या होगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और जहां वोल्टेज डाउन हुआ वहां पे कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, अप हो जाता है। एक्चुअली अब हम लोग आगे इसी बात पे डील करेंगे कि C बराबर Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। हाउ इंक्रीज कितना कर सकते हैं C को इंक्रीज करने का पूरा मेथड है बेटा, कि कैसे किसी का कैपेसिटेंस को हम लोग इंक्रीज करते हैं, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करते हैं। तो एक तो अच्छा मेथड है कि सर डेल्टा V को रिड्यूस कर दीजिए, डेल्टा V को रिड्यूस कर दीजिएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। चार्ज को आप बढ़ाइए, चार्ज को कहां बढ़ाएंगे बेटा, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को बढ़ाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब चार्ज को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज गिवन भी ज्यादा दे पाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड बिल्कुल बेहतर नहीं है, आप ऑब्जेक्ट का साइज को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपका मर्जी है, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाना है बढ़ाओ, लेकिन अपने फैन में इतना छोटा सा कंडेंसर होता है, आप आराम से लगा सकते थे। अगर इतना बड़ा कंडेंसर होता तो बेटा कहाँ पे ले जाकर के फिट करते, और घर का सारा वाल पुट्टी का खूबसूरती जो कंडेंसर खराब कर देता। इसलिए कंडेंसर का स्मॉल साइज रहना ही उसकी खूबसूरती है। तो हम लोग हमेशा जाएंगे बेटा कि हाउ डेल्टा V को किस तरीके से हम लोग को रिड्यूस करना है, अर्थिंग करके या क्या करके, हम लोग हमेशा डेल्टा V पे दिमाग लगाएंगे। चार्ज गिवन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिससे उसका साइज बढ़ाना पड़े, ये बेटर आइडिया नहीं है, ये बेटर आइडिया बिल्कुल भी नहीं है।
ये था पूरा का पूरा कैपेसिटेंस का स्ट्रक्चर और कैपेसिटेंस का क्या था बेटा, प्रिंसिपल भी बता दिए आपको, कैपेसिटेंस भी बता दिए। बिल्कुल बेसिक में बढ़ रहे बेटा, अभी बिल्कुल बेसिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं बेटा, ताकि थोड़ा सा आपके अंदर भी थोड़ा एक्साइटेड लेवल बढ़े, आपको भी लग रहा हो कि सर बस आज थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं। थ्योरी था बेटा, पहला क्लास था, इसके बाद तो सिर्फ सवाल में ही चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ना बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे चार्ज देते जाओ, मान लेते हैं कोई चार्ज आ गया Q, तो इसका वोल्टेज कितना, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, अगर इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज दे रहे बेटा, चार्ज देते देते कहाँ पहुंचा दिए हम लोग, Q दे दिए, तो C बराबर क्या होगा, हाउ मच चार्ज गिवन डिवाइडेड बाय राइज इन पोटेंशियल। तो चार्ज तो Q दे दिया बेटा, पोटेंशियल में कितना राइज हो गया सर, आपको भी पता है पोटेंशियल क्या होता है एक स्फेरिकल सरफेस का, कहीं पे भी आ जाओ बेटा, KQ डिवाइडेड बाय R। तो K बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बोलना, K बराबर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही आपका पोटेंशियल में सर राइज होगा। तो Q का Q लिख लो बेटा, और डेल्टा V की जगह पे क्या लिखोगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसलिए Q से Q कटा तो क्या जाएगा आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इट मीन्स दैट C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये सारा काम किस में किए थे पता है बेटा, ये सारा काम आप लोग किए थे एयर में। अभी आसपास क्या था बेटा, एयर ही था, एयर में था, तो कैपेसिटेंस ऑफ एयर कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो तो बेटा, C डिपेंड्स अपॉन, जो कि स्टार्टिंग में बताए थे, C डिपेंड्स अपॉन, C किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, R पे। R का करने का मतलब ही हो गया कि ये शेप हो जाएगा और ये साइज हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो जाएगा सर, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। प्रूफ कर दिया बेटा, C किस पे डिपेंड करता है, शेप पे, साइज पे और मीडियम पे। तो देखो बेटा, ये C ऑफ एयर निकाले थे, और अगर C ऑफ मीडियम निकालना होगा तो एकदम इजी मेथड, एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट, बात खत्म। एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन, और ये आपको पता ही होगा ER, इसी को हम लोग K बोलते हैं। ये क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाता है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो तो बेटा, C ऑफ मीडियम को क्या लिख देंगे, 4 पाई, एप्सिलॉन के जगह पे क्या रख देंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को क्या लिखा जा सकता है, C ऑफ एयर। मैं समझ में आ गया ना बेटा, कि C ऑफ मीडियम बराबर क्या होता है, K टाइम्स ऑफ C ऑफ एयर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस जब एयर था बेटा, जब एयर था, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C ऑफ एयर था। लेकिन इसी चीज को अगर आप वाटर में डाल दो, अगर आप इसको वाटर में डाल दो, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 81 है, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 81 टाइम्स ऑफ एयर। अगर इसको C नॉट लिखते हैं तो C ऑफ वाटर में कितना होगा, 81 टाइम्स एयर के कंपैरिजन में ये ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा चार्ज स्टोरेज कर सकेगा। मींस इसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ गया बेटा, 81 टाइम्स। मींस डाइलेक्ट्रिक लाने, इसी को बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। याद है ना, ये सब याद किया करो बेटा। हम एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन बताए थे, आपको बता देते हैं। K बराबर हम आपको बताए थे बेटा, F ऑफ एयर, याद है बेटा, F ऑफ एयर डिवाइडेड बाय F ऑफ मीडियम। उसी की तरह क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम। उसी तरीके से पोटेंशियल ऑफ एयर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ मीडियम इज इक्वल टू C ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय C ऑफ एयर। देखे ना बेटा, सबसे अलग हो जाता है। फोर्स में क्या था, फोर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, तो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट किस में करेगा सर, एयर में। वाटर में आएगा तो सर उतना टाइम से रिड्यूस हो जाता है, कई क्वेश्चन करा चुके हैं। यहाँ पे एयर ऊपर होता है और यहाँ पे मीडियम। इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है किसको बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। देखो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कितना खूबसूरती से डिफाइन कर दिए हैं सर। फोर्स में ये, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये, पोटेंशियल में ये, कैपेसिटेंस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो C ऑफ मीडियम बराबर क्या होगा, K टाइम्स ऑफ C ऑफ
एयर। ये तो हो गया बेटा एसआई में। और सीजीएस में याद है बेटा, सीजीएस में अगर थोड़ा सा भी याद हो पुराना चीज, सीजीएस में सी बराबर क्या होता था, अभी तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 ले लिया जाता था। याद करना, प्रीवियस लेक्चर में कूलम्स लॉ में पढ़ाए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 में सी बराबर क्या हो जाएगा आर। लेकिन आर किस में लेना है बेटा आपको, सीजीएस है ना, तो आर लेना है आपको सेंटीमीटर में। और इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका स्टेट फैराड में। कभी नहीं आया आज तक, लेकिन हमको हर पहलू एक्सपेक्ट यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। कब किस समय सीजीएस में अगर आ जाए तो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि सीजीएस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 होता है। ऑलरेडी हम पूरी तरीके से चार्ट बनवा चुके थे कि कूलम फोर्स इन एसआई एयर, इन सीजीएस एयर, मीडियम एयर, सॉरी मीडियम और किसी डाइलेक्ट्रिक में, तो इस तरीके से एसआई मीडियम, सीजीएस मीडियम। कूलम्स लॉ में जाकर के देखना बेटा, एयर एसआई, उसके बाद मीडियम एसआई, हर फॉर्मूला लिखा है, क्या हो जाता था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर एयर और सीजीएस में करवाए हैं तो वहां पे सिर्फ देखोगे तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये सब देखना, एयर सीजीएस और उसके बाद मीडियम सीजीएस भी करा चुके हैं। तो क्या हो गया सर, सीजीएस में क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आर के बराबर होगा, लेकिन आर इन सेंटीमीटर, और आंसर क्या आ जाएगा आपका स्टेट फैराड। और अगर मीडियम में निकालना होगा तो ये तो एयर में निकाल दिए सर, मीडियम में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू आर, के इंटू आर, मतलब डायलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर देंगे और आर। और सबसे अच्छी बात है कि डायलेक्ट्रिक का कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो वहां पे आपको एसआई सीजीएस से कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे भी आर लेना पड़ेगा बेटा, आर इन सेंटीमीटर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, आपका स्टेट फैराड में आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा, सारा कुछ कर दिए। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर में सब कुछ डील कर दिए, यूनिट डायमेंशन सीजीएस एसआई सब फॉर्म में कर दिए, ताकि किसी भी तरीका से कोई भी बुक बनाओ बेटा तो एक भी क्वेश्चन एटलीस्ट यूनिट वगैरह के वजह से गलत ना हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। बता सकते हो अर्थ का कैपेसिटी क्या है, तुरंत बच्चा बोलता है जीरो। अरे जीरो तो उसका पोटेंशियल होता है, कैपेसिटी पूछ रहे हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डेल्टा वी बाई वी, क्यू, और अर्थ का पोटेंशियल कितना लेना होगा बेटा, जीरो, या चेंज इन पोटेंशियल या राइज इन पोटेंशियल, कितना भी अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके पोटेंशियल में। तो क्यू बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटिव। मतलब अर्थ का कैपेसिटी कितना होता है बेटा, इन्फिनिटिव। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इफ इट इज सपोज टू बी कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। मीन्स अब फिर से आपको निकालना है C बराबर Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V, लेकिन यहां पे आपको एज्यूम कर लेना है कि अर्थ क्या है बेटा, आपका कंडक्टर है। कर देते हैं सर, आराम से कर देंगे। तो Q और डेल्टा V कितना हो जाएगा बेटा, के Q डिवाइडेड बाई रेडियस R, Q से Q कटा, मीन्स आंसर कितना आ गया, R डिवाइडेड बाई के, R डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना होता है बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये के वाला था बेटा, याद है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला था। तो कितना हो जाएगा, R के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, R के जगह पे लिख देंगे 6400, के का वैल्यू 6400 किलोमीटर। तो किलोमीटर के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 1000 कर दिए, डिवाइडेड बाय के का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बताओ तो बेटा 6400 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ पे क्या हो गया 10 टू द पावर 9, और ये क्या हो गया 10 टू द पावर 3, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 10 टू द पावर -6, 6400 डिवाइडेड बाई 9। और जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये अराउंड 711 आ जाता है, और 10 टू द पावर -6 मतलब क्या हो जाएगा, माइक्रो फैराड। अब सोच करके थोड़ा देखो बेटा कि अर्थ का भी कैपेसिटेंस आपका, अगर इसको कंडक्टर एज्यूम कर लिए तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आया है, 711 माइक्रो फैराड। अगर आप, इसीलिए हम बताए थे ना आपको, फैराडे एक बड़ा यूनिट है, फैराडे एक बड़ा यूनिट है, इसलिए 711 आने के बाद भी ये सोचो अर्थ का ये कैपेसिटेंस है जो कि माइक्रो में आया है, जो कि आपका माइक्रो में आया है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, जो कि माइक्रो में आया है, ये अर्थ का कैपेसिटेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है बेटा, दो बातें यहाँ पे फिर से, छोटा छोटा क्वेश्चन है, दो को एक ही क्वेश्चन है बस, उसको हम खामखा दो क्वेश्चन किए हैं।
देखिए तो साइज ऑफ कैपेसिटर निकाल। अब ये बोलना चाह रहा बेटा, क्या 1 फैराड का कैपेसिटर को आप अपने अलमीरा में रख सकते हो? 1 फैराड के कैपेसिटर को क्या आप अपने अलमीरा में रख सकते हो? यही क्वेश्चन पूछ रहा कि इज इट पॉसिबल कि 1 फैराड कैपेसिटर को आप अपने अलमीरा में रखो? देखते हैं सर, अगर मान लेते हैं C बराबर अभी क्या निकाले थे, Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V, और वही दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर जिसका कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैराड का। दोनों क्वेश्चन एक ही है, तुरंत हम डील करते हैं। Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V मतलब K Q डिवाइडेड बाई R, Q से Q कटा मीन्स अभी R डिवाइडेड बाई K, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा C इंटू K। रेडियस C कितना, अगर 1 फैराड अगर आप रखिएगा 1 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर का। मिस समझ में आ रहा है आपको कितना बड़ा ये हो गया? मिस सर ये 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। 1 फैराड कैपेसिटर को रखने के लिए आपका रेडियस कितना चाहिए? 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। और वही क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर अगर उसका कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड हो। अगर उसका कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड होगा तो 1 के जगह पे 1 माइक्रोफैराड 10 टू द पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया बेटा? 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। मिस समझ में आ रहा बेटा? 9 किलोमीटर मिस 1 माइक्रोफैराड रखने के लिए। अच्छा, इसका डायमीटर क्या होगा? 2r के बराबर मिस 18 किलोमीटर। मतलब समझो बेटा 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आपको रखने के लिए आपको डायमीटर मतलब गोला कितना का गोला चाहिए बेटा? 18 किलोमीटर का गोला चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना? 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर का गोला चाहिए आपको सिर्फ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को रखने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर आपने सब मल्टीपल क्यों पढ़ाया था। दिख रहा है ना बेटा कि एक छोटा सा छोटा को स्टोर करने के लिए कितना आपको बड़ा डायमीटर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए बेटा। अब इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर होता कैसे। देखो बेटा यहाँ तक जो पढ़ाए ना, यहाँ तक पढ़ाए हैं बोर्ड के पर्पस से और लिटिल थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कैपेसिटर के बारे में। अब इसका एक्चुअल कैपेसिटर कैसे रन करता है, इंडस्ट्री में कैसे रन करता है, अब वो आपको बताते हैं। वो फैन वाला तो कंडेंसर वगैरह आपको समझ में आ जाता है। एक्चुअल मेथड देखिए क्या होगा जो कि बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा अप्रोच है बेटा, इसी को लिए लिखते हैं। एक न्यू अप्रोच से आपको शुरू करते हैं, एक न्यू अप्रोच लेकर के चलते हैं कि सर इसमें आपका अप्रोच क्या है। देखो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट देखोगे क्या है। एक कंडक्टर ले लो ए, एक कंडक्टर ले लो ए और दूसरा कंडक्टर ले लो बी, दूसरा कंडक्टर ले लो बी। एक कंडक्टर ले लिए ए, दूसरा कंडक्टर ले लिए बी। दोनों को एक बैटरी के साथ अटैच कर दो जिसका पोटेंशियल है मान लेते हैं वी, जिसका पोटेंशियल है वी। अच्छा ये बैटरी होता है, ये सब तो पता है ना। ये बड़ा टर्मिनल होता है और ये एक छोटा टर्मिनल होगा। कई लोग इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, कई लोग इसको निगेटिव बोलते हैं, कई लोग इसको पॉजिटिव बोलते हैं, कई लोग इसको जीरो बोलते हैं। ये बैटरी का कॉन्सेप्ट को देख लिए बेटा। अगर बैटरी अगर आपका 40 वोल्ट है, अगर बैटरी आपका 40 वोल्ट है, आपका सिर्फ मतलब ये है बेटा कि इससे ये वाला कितना ज़्यादा है? 40 वोल्ट ज़्यादा है। मीन्स कहीं ना कहीं इसको 40 वोल्ट 40 वोल्ट इससे क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये छोटा वाला हो गया 5 तो बड़े वाले को कितना होना पड़ेगा? 45। अगर छोटा वाला हो गया -5 तो इसको कितना होना पड़ेगा? 35। दिख गया ना। और अगर मान लेते हैं ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 40। ये छोटा वाला टर्मिनल, ये बड़ा वाला टर्मिनल। अगर छोटा टर्मिनल 0 तो ये 40, छोटा वाला 5 तो ये 45, छोटा वाला -5 तो ये हो गया 35। कोई दिक्कत है बेटा? अगर मान लेते हैं छोटा वाला हो गया आपका यहाँ पे इस मतलब ये बात है आपको क्लियर हो गया कि सर 40 वोल्ट का मतलब क्या है। सर ये पॉसिबल है कि दोनों निगेटिव में चला जाए, दोनों निगेटिव में चला जाए। ये कैसे पॉसिबल है सर? अगर मान लेते हैं कि ये हो गया -55
अगर ये हो गया -55, तो ये वाला को क्या होना पड़ेगा बेटा, ये वाले को होना पड़ेगा -15। देखो तो बेटा ये वाला बात समझ में आया। बोलोगे सर आज तक तो ऐसा देखे नहीं, मिस ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये बोल रहे हैं -55 और ये बोल रहे हैं -15। यस, इज इट पॉसिबल? इसका मीनिंग ही बताए थे कि ये छोटे वाला से ये बड़ा वाला कितना ज़्यादा होना चाहिए सर, 40 ज़्यादा होना चाहिए। देख लो कैलकुलेट करके, देखो ना बेटा यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लेते इसको कैलकुलेट करना है तो 40 - 0 40, 45 - 40 40, 35 -5 तो कितना हो गया 40, ये -15 -15 तो -15 + 55 ये भी कितना हो गया बेटा 40। मीन्स थोड़ा सा डिटेल बता दिए ताकि अब हम बैटरी में जाए इलेक्ट्रिक करंट में तो एटलीस्ट इससे रिलेटेड अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टाइम लगा लेकिन हम आपको इसको क्लियर कर दिए कि इस बैटरी का मतलब क्या होता है। ये 40 वोल्ट अगर कहीं दिया है, 20 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट दिया है, मीन्स ये निगेटिव से ये जो पॉजिटिव है 10 20 40 बस वही ज़्यादा है सर, और कुछ भी नहीं है। चलो बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, ए कंडक्टर को और बी कंडक्टर को जोड़ दिए। अब सुनोगे बेटा, बैटरी, ये जो मेरा बैटरी था, ये जो मेरा बैटरी था शुरू में भी न्यूट्रल था बेटा, शुरू में भी न्यूट्रल था और ये बाद में भी क्या रहेगा बेटा, न्यूट्रल रहेगा। ध्यान रखना बेटा, बैटरी अपना चार्ज कुछ भी नहीं खाएगा। बैटरी शुरू में भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल रहेगा। अब सुनो, बैटरी इससे बोलता है ए से कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करो। बैटरी बोल रहा ए से कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करो, और बैटरी बोल रहा बी से कि तुम जो इलेक्ट्रॉन इसका जो लूज किया है तुम इसको गेन करो। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा तो ये पॉजिटिव 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 बन जाएगा, और जब ये गेन करेगा तो निगेटिव 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 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यों बैटरी ने इसको बोला कि ये लूज करो? इसलिए बेटा कि ये ज़्यादा पोटेंशियल है ना, इसका पोटेंशियल क्या है, हाइयर पोटेंशियल है, और ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा, लोअर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। तो हाइयर पोटेंशियल मतलब इसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, आराम से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर सकता है। चूंकि ये हाइयर साइड था इसलिए बोला कि ये तुम इलेक्ट्रॉन को लूज करो, और इसको क्या बोला, तुम इलेक्ट्रॉन को गेन करो। अब ए और बी पूछता है कि तुम क्या करोगे, तो उसका आंसर है कि हम क्या करेंगे, तुम्हारे चार्ज को इधर से लेकर के इधर तक ट्रांसफर करेंगे। मतलब तुमको हम पॉजिटिव बनाएंगे और इसको क्या कर देंगे, हम निगेटिव बना देंगे। फिर ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा तुम कब तक करोगे, ये बोलेगा तब तक करेंगे जब तक मेरा पोटेंशियल V नहीं हो जाता है। जब मेरा V पोटेंशियल हो जाएगा उस समय सारा मामला सेटल्ड हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। बैटरी बोला इलेक्ट्रॉन लूज करो, बैटरी बोला इलेक्ट्रॉन गेन करो। क्यों? क्योंकि सर ये हाइयर पे था, ये लोअर पे था। इन दोनों ने पूछा तुम क्या काम करोगे, ये बोला कि हम चार्ज का ट्रांसफर करेंगे। इन दोनों ने पूछा कब तक करोगे, ये बोला जब तक मेरा पोटेंशियल एनर्जी V के बराबर नहीं हो जाता है। हो गया बेटा। अब देखो बेटा, ये पॉजिटिव से निगेटिव, 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 यही है क्या बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और आगे ध्यान से रख, आपको कई बार ये कॉन्सेप्ट बताए दिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड महज एक एरो नहीं होता है, उसी में एनर्जी स्टोर्ड होता है। और बेटा यहीं पे क्या हो गया आपका, यही जोन में आपका क्या हुआ, एनर्जी स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो गया। मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एरो नहीं है, इसी में एनर्जी स्टोर्ड है, जिस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सर बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर्ड हो गया। मींस कैपेसिटर में किस टाइप का एनर्जी स्टोर्ड होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन और एक लाइन हम ऐड करेंगे, एट हाई वोल्टेज पे हम लोग इसको स्टोर करते हैं। चलिए सर स्टोर कर दिए बेटा। अब देखिए आगे, अब देखो बेटा यहाँ से फिर से ये बैटरी लगा दिए और यहाँ पे एक स्विच लगा दिए। अब थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देंगे। सर आपने जैसे स्विच को ऑन किया, यहाँ V वोल्टेज के लिए ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, और ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से यहाँ पे कौन सा एनर्जी स्टोर्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, एक सर्किट और बनाते हैं।
एक सर्किट हम लोग और बनाते हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया स्विच, और ये यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और अब देखो क्या काम करेंगे बेटा, अब इसको ओपन कर देंगे, अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे, और अब इसको क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अब समझ में आ रहा था, जब ये क्लोज था तो सर्किट इस तरह से जा रहा था, जब इसको ओपन कर दिए और इसको क्लोज कर दिए तो अब सर्किट इधर से जाएगा। अब पता है बेटा, जैसे ये वाला सर्किट को हम लोग क्लोज करेंगे, जैसे क्लोज किए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सारा का सारा एनर्जी यहां से बर्बाद हो जाएगा, और यहां पे जो भी आपका इक्विपमेंट्स है वो एनर्जी आपका स्टोर कर ले लेगा वहां से। मींस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगेगा, ये सारा का सारा यहां का एनर्जी ये क्या कर लेगा बेटा, इजीली कंज्यूम कर लेगा तुरंत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। यही कैपेसिटर का मेन डिफिनेशन होता है बेटा। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। किस टाइप का एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी है, ये एनर्जी स्टोर करता है। और एक और लाइन ऐड करना चाहिए था कि ये रिलीज भी करता है तुरंत, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये रिलीज भी कर देता है। मींस ये माइक्रो लेवल ऑफ सेकंड पे ये सारा का सारा एनर्जी क्या हो जाता है बेटा, रिलीज कर देता है। तो यहां पे जो भी इक्विपमेंट्स आपका क्या किया, एनर्जी को कंज्यूम कर दिया। तो वो एनर्जी कहां से आया सर, वो एनर्जी सर यहां पे था। वो एनर्जी क्या था बेटा, यहां पे एनर्जी था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए अब देखो आपको एक डेटा बताते हैं। ये सब हम लोग NPCIL वगैरह में काम करते हैं बेटा। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पावर कॉरपोरेशन वगैरह की कंपनी है जहां पे अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से करंट इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। अब देखो बेटा, मान लेते हैं एक चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज ले रहे हैं बेटा, 10 माइक्रोकूलम का ले लीजिए सर, 10 माइक्रोकूलम का। और जो ये एनर्जी रिलीज किया है बेटा वो 10⁻⁻8 सेकेंड में रिलीज किया है। तो करंट कितना फ्लो होगा सर, Q डिवाइडेड बाई T मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई टाइम 10⁻⁻8। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 1000 एम्पियर का करंट। पावर का फॉर्मूला याद है बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, पावर बराबर होता है V इंटू आई या I स्क्वायर आर। V बराबर क्या लिख देंगे बेटा, IR या I स्क्वायर आर। I स्क्वायर मतलब 10⁻³ मतलब 10⁻6। और अगर आप रेजिस्टेंस 100 ओम भी ले लो तो 100 ओम। देख तो बेटा कितना पावर का रिक्वायरमेंट हो गया, 10⁸ वाट का। अब ये 10⁸ बैटरा तक भी लगा दोगे ना 10 20 50 तो भी इतना पावर नहीं दे पाएगा 10⁸ 8 वाट। लेकिन कैपेसिटर आपको बहुत आराम से दे देता है। कई मशीन ऐसे जो हेवी मशीन है जहां पे स्टार्ट करने के लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ पावर की नीडेड होती है, जहां पे वेरी हाई अमाउंट ऑफ पावर की नीड होगी वहां पे आप कैपेसिटर लगा दो। क्योंकि कैपेसिटर की खूबसूरती यही है बेटा कि ये रिलीज करता है एट वेरी माइक्रो सेकेंड पे। देखो तो बेटा कितना छोटा चार्ज लेके चले थे 10 माइक्रोकूलम का, कि मान लेते हैं यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर्ड हो गया, लेकिन इस टाइम के कारण करंट बहुत ज्यादा बनाया, इस कारण पावर भी बहुत ज्यादा आया। तो इसकी खूबसूरती एनर्जी स्टोर्ड ही करना नहीं होता है। हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड तो करता ही है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन ये रिलीज भी कर देता है एनर्जी को एट वेरी माइक्रो सेकेंड में ये रिलीज भी कर देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है बेटा कैपेसिटर का। और अच्छा होगा अगर टाइम वगैरह जितना और लेस हो, पता है बेटा 10⁻⁻12 सेकेंड तक का भी टाइम चला जाता है। इतना लेस टाइम में हम लोग निकालते हैं इसका पूरा का पूरा एनर्जी। तो इसकी खूबसूरती क्या है कि ये एनर्जी को रिलीज भी करता है एट वेरी माइक्रो सेकेंड में। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका बेसिक अप्रोच, एक नया तरीका का अप्रोच दे दिए हैं। तो अब कैपेसिटर में बस ये मत बोल देना कि एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। नहीं सर, चार्ज या एनर्जी जो स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आया होगा सर। और ये जो रिलीज करता है एट वेरी माइक्रो सेकेंड पे, ये क्या करता है, सारा का सारा एनर्जी को ये रिलीज कर देता है। वो रिलीज कब करेगा, जब ये स्विच को ऑन करेंगे और इसको क्या कर देंगे बेटा, ऑफ कर देंगे। ये था पूरा का पूरा बेसिक ऑफ कैपेसिटर्स। और अगर इस पे भी न्यूमेरिकल भी आता है बेटा। अच्छा एक बात और ध्यान से समझना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी बता देंगे। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और है बेटा, कि मान लेते हैं
अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये जो कंडक्टर हो वो सब आर रेडियस का ही हो, एक आर का भी हो सकता है और एक 2r का भी हो सकता है। एक r रेडियस का हो सकता है, एक 2r रेडियस का हो सकता है। यहाँ से बैटरी इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिस हिसाब से आपका रेडियस होगा उसी हिसाब से वो चार्ज को लूज कराएगा और चार्ज को गेन करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है, चार्ज को लूज करा देगा और ये चार्ज को गेन करा देगा। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल है, 2 न्यूमेरिकल है, इस पे करा ही देते हैं ताकि ये लेक्चर पूरी तरीके से फिनिश हो जाए। देखो तो 2 लेक्चर कराने का कोशिश करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये VA हो गया, ये A हो गया, ये वाला कंडक्टर B हो गया। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर? V है। तो बताओ तो बेटा, अगर ये भी R रेडियस का है, ये भी R रेडियस का है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस, अब मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q आया, यहाँ पे माइनस Q आया, यहाँ पे Q आया, यहाँ पे माइनस Q आया। तो बताओ तो बेटा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या हो गया सर? VA माइनस VB। सर VB माइनस VA क्यों नहीं हुआ? अब ये सब कॉन्सेप्ट तो बेटा आपके एकदम जबान पे होने चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में जा रहा तो A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक VA बराबर कितना हो जाएगा सर? सर VA बराबर हो जाएगा A के वजह से KQ डिवाइडेड बाई R, KQ डिवाइडेड बाई R प्लस 0। सर ये प्लस 0 क्यों है? अभी आपको एज्यूम करना पड़ेगा बेटा कि इस वाले का इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। VB बराबर क्या हो जाएगा सर? K माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस 0। प्लस 0 क्यों सर? क्योंकि B पे पोटेंशियल B के वजह से आएगा, माइनस Q के वजह से भी आएगा और प्लस Q के वजह से भी आएगा। स्टार्टिंग में आपको मान लेना है वेरी फार। जब बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा बेटा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? बहुत लार्ज हो जाएगा और ऊपर जाकर के वो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अदरवाइज ये B का भी इंट्रैक्शन A पे आता और B का इंट्रैक्शन A पे आता और A का इंट्रैक्शन B पे आता, दोनों का इंट्रैक्शन होता है। लेकिन हम चूंकि वेरी फार मान लिए इसलिए 0 0। अब बता बेटा क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा? KQ डिवाइडेड बाई R माइनस, और इसके वजह से भी क्या होगा? माइनस KQ डिवाइडेड बाई R। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? K 2KQ डिवाइडेड बाई R। 2Q से Q कटा, इसलिए C बराबर क्या हो गया? R डिवाइडेड बाई 2K। R डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा? 2K। और K बराबर क्या होता है बेटा? K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो R और ये K की जगह 1/K बराबर क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इसका एप्सिलॉन कितना आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मीन्स इसका C बराबर कितना आ गया? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तुरंत बच्चा बोलता है कि सर अभी थोड़ा देर पहले सर आप बताए थे, देखिए सामने लिखा भी हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R तब बताए थे जब आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर था। क्या था बेटा? आइसोलेटेड था। अभी क्या हो गया? C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 सुनना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर V को V डैश से चेंज कर दिया जाए, अगर V को V डैश से चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसी में कर रहे हैं, टाइम बचा रहा है। अगर V को V डैश कर दिया जाए तो यहाँ पे सर Q डैश हो जाएगा, माइनस Q डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, डैश 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 डैश, ये क्यू कट गया। मतलब अभी भी देखोगे, अगर आपने वोल्टेज को चेंज कर दिया, नया बैटरी लगा दिया, दूसरा बैटरी लगाए, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे चार्ज अपीयर कराएगा, चार्ज अपीयर कराएगा। लेकिन आपको दिख रहा है ना कि अगर अरेंजमेंट यही है तो आपका कैपेसिटेंस क्या आने वाला है बेटा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर आपका अरेंजमेंट यही है तो आपका कैपेसिटेंस क्या आने वाला है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हेंस दिस इज द फिक्स क्वांटिटी, सो इट डिपेंड्स अपॉन ओनली रेडियस एंड द एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और भी होता है बेटा जब R और 2R हम लोग लेकर के चलते हैं, तब एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, लास्ट हो ही जाएगा, मीन्स ये खत्म ही फिर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नया तरीके से लेक्चर को शुरू करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है बड़ा चला जाए लेक्चर। मान लेते हैं बेटा ये हो गया R और ये हो गया मान लेते हैं 2R। ये हो गया R, ये हो गया आपका 2R। ये R
और ये 2R, और उसी तरीक़ा से अगर पोटेंशियल V के साथ जुड़ा हो तो सर अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा पता है बेटा, वही बराबर हो जाएगा C, यहाँ पे Q अपियर करा दो, यहाँ माइनस Q करा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डेल्टा V, Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या हो जाएगा VB, तो VA कितना हो जाएगा सर KQ डिवाइडेड बाई R प्लस 0, और VB कितना हो जाएगा सर KQ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2R प्लस 0। क्यों? चूंकि वेरी फार दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, वेरी फार। अब सॉल्व कर लो बेटा, C बराबर क्या हो जाएगा Q VA, VA मतलब क्या होगा KQ डिवाइडेड बाई R माइनस KQ डिवाइडेड बाई 2R, KQ माइनस 2R। तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे KQ बाई R, KQ बाई 2R। अब यहाँ पे KQ कट जाएगा ना, Q सब कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा K बाई R माइनस K बाई 2R, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई 2 इंटू R हो जाएगा, K डिवाइडेड बाई 2 इंटू R हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा। ये माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस QR माइनस QR, तो ये कितना हो जाएगा 3KQ डिवाइडेड बाई 2R, तो कितना हो जाएगा बेटा 2R डिवाइडेड बाई 3Q मतलब 2R डिवाइडेड बाई 3, और K को क्या लिख देंगे बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 8/3 8 बाई 4 दूनी 8, 8/3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। मिस दिख गया ना, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया बेटा, कितना हो गया सर 8/3 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऐसा क्यों हो गया सर? इसलिए हो गया सर कि इसका जो R और 2R क्या है बेटा आपस में चेंज हो गया। हाँ, R रेडियस का होता तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ समझ में आया ना बेटा, माइनस होगा माइनस KQ डिवाइडेड बाई 2R, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो VA माइनस VB, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस। इस तरह से बेटा आप लोग आराम से कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। लेक्चर खत्म करते बेटा, थैंक यू वेरी मच।